नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के मदेगंज इलाके से अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य रहा है अहमद बेग नदवी। पीएफआई के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर यूट्यूब पर लोगों को बरगलाया करता था। पकड़ा गया अहमद बेग नदवी 2018 तक लखनऊ के नदवा कॉलेज में पढ़ाई करता था। यूपी एसटीएफ को नदवी के मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक वीडियो मिली है। ओमान समेत कई खाड़ी देशों में जाकर पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का काम भी कर रहा था। ये अहमद बेग नदवी 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहराइच के कैसरगंज सीट से चुनाव भी लड़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा। अहमद बेग नदवी को मदेगंज इलाके के किराए के मकान से अरेस्ट किया गया है। पीएफआई के कुल 12 लोग संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। मेरठ में मुनीर की धरपकड़ के लिए 8 टीम लगाई गई। देखिए, अकेले यूपी से ही 12 गिरफ्तारियां। और नीलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश ज्यादा जानकारी देंगे। नीलेश सेंध लगाने वाला ये संगठन है। कहीं ना कहीं अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में पहले वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। वसीम अहमद की बात करें तो ये एनआरसी के दंगे के समय ये वहां पर मौजूद था, जिसके बाद गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया था। उसके बाद लगातार ये पीएफआई से जुड़े हुए लोगों के साथ संपर्क में था। उसके अलावा बीच में इसने कर्नाटक की यात्रा की थी। ये मामला भी कुछ ही दिन पुराना है। उसके बाद अगर हम कल की बात करें तो एसटीएफ ने अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया गया है। मदेगंज इलाके से अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अगर हम अहमद बेग नदवी की बात करें तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मुस्लिम युवाओं को जो है बरगलाने का काम कर रहा था। उसके अलावा जो खाड़ी देश हैं, चाहे ओमान हो या कुछ और देश हो, उसकी यात्रा भी ये कर चुका था। वो यात्रा इसलिए की गई थी ताकि पीएफआई के लिए फंड की व्यवस्था कराई जा सके। उसके अलावा ये कैसरगंज जो इलाका है बहराइच का, वहाँ से ये विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं 2047 की एक बड़ी मुहिम ये चला रहा था। 2047 में अहमद बेग नदवी चाहता था कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। उसी के तहत लगातार ये कंटरपत्र की जो शिक्षा थी वो लोगों को दे रहा था, मुस्लिम युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था। हालांकि एसटीएफ ने अब इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के समय इसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें बरामद हुई। उन डिवाइसों से चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। कहीं ना कहीं उन वीडियो के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश और देश के जो युवा हैं उनको भ्रमित करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था, ताकि उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों को भेजकर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बिगाड़ने का काम किया जाए। फिलहाल एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में आज इसको पेश किया जाएगा। जब पेश होगा तो कहीं ना कहीं एसटीएफ इसके रिमांड की अर्जी डालेगी। एटीएस भी इनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि लगातार एनआईए जो है उत्तर प्रदेश और देश भर के अलग अलग राज्यों में अभियान चला रहा है ताकि जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। अब जब अहमद बेग नदवी गिरफ्तार हुआ है, जब इससे पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं तमाम और कड़ियां जोड़ने का काम होगा, ताकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर शांति व्यवस्था जो कायम है, कानून की व्यवस्था जो कायम है, वो बनी रहे। ये अहमद बेग नदवी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। जैसा आपने भी जिक्र किया कि कैसरगंज सीट से ये चुनाव भी लड़ा। इसके अलावा लगातार ये मुस्लिम युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा था। और इसके कहां कहां तार जुड़े हैं, इसको लेकर कुछ खुलासे हो पा रहे हैं? जो अभी हाल ही में हिंसक घटनाएं हुई लखनऊ में, कानपुर में, क्या यहां पर भी कोई इसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है? नीलेश देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है वो पुराने लखनऊ का इलाका माना जाता है। कि वो तस्वीरें भी हमने सीएनआरसी के दंगे के दौरान दिखाई थी कि मदेगंज चौकी जो थी उसको कैसे फूंक दिया गया था। हालांकि अब मदेगंज चौकी थाने में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो चौकी इस तरह से संचालित नहीं हो पा रही थी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए वहाँ थाना बनाया गया है। उसी थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं अगर हम अहमद बेग नदवी की बात करें तो अहमद बेग नदवी लगातार जो है सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की शिक्षा देने के साथ साथ उसके अलावा तमाम ऐसे लोगों के संपर्क में था जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। अहमद बेग नदवी की अगर बात करें तो सीएनआरसी के जब दंगे हुए थे उस समय भी इसका नाम सामने आया था। हालांकि इसकी गिरफ्तारी उस समय नहीं हो पाई थी। अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपना जो है रोड मैप तैयार किया था कि 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, कैसे मुस्लिम युवाओं को बरगलाकर उनका मतांतरण करके अपने साथ जोड़ा जाए ताकि उत्तर प्रदेश और देश भर में जो है माहौल खराब करने का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं उन मंसूबों पर पानी फेरा है एसटीएफ ने और इसको गिरफ्तार किया है। अहमद बेग
नदवी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंडियन पार्टी से ये जुड़ा हुआ था। उस पार्टी के और जुड़े हुए जो लोग इसके संपर्क में थे, कहीं ना कहीं एसटीएफ अब उनको भी रडार पर लेगी, उनसे भी पूछताछ करेगी। कई ऐसे लोग होंगे जो और बेनकाब होंगे, उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं अहमद बेग नदवी की एक बड़ी गिरफ्तारी है जो मदेगंज इलाके से हुई है। और अगर हम अहमद बेग नदवी की बात करें तो 2018 तक ये नदवा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उस समय के जो इसके दोस्त होंगे एसटीएफ उनको भी रडार पर लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि प्रदेश की राजधानी में रहकर इतना बड़ा षड्यंत्र अहमद बेग नदवी के द्वारा रचा जा रहा था। आखिर उसके साथ साथ और कौन कौन लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी अपनी चेन है या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में इसके अपने लोग हैं जो पीएफआई के लिए फंडिंग की व्यवस्था करते थे या पीएफआई के लिए लोगों को जुटाते थे ताकि देश भर में आतंक का माहौल बनाया जा सके। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाइयां होंगी। चलिए ठीक है, नीलेश बने रहिए हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास में। देखिए नीलेश ने बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले की जानकारी दी है, कैसे इस बेग का कनेक्शन सीएनआरसी के दौरान में जब दंगे हुए, जब उस दौरान में आगजनी हिंसक घटनाएं हुई, तब इसका किस तरीके से कनेक्शन था। नीलेश ने बताया कि ये पुराने लखनऊ से आता है और ये वहां पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने का काम करता है और भारत को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने की ये जद्दोजहद में लगातार लगा हुआ, उसी मिशन पर ये लगातार काम कर रहा था। खाड़ी देशों में भी गया और पीएफआई के लिए फंड जुटाने की भी कोशिशें कर रहा था। पिछली बार इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इस बार ये हद पे चढ़ गया। खबर लखनऊ से ही है अगली भी। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यशाला में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यशाला शुरू होगी। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में शामिल होंगे और नीलेश लगातार बने हमारे साथ में। नीलेश, 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यशाला शुरू होगी। देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे, जहां पर किसानों की बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला राज्य स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला की अगर हम बात करें तो गौ आधारित जो खेतियां हमारे पूर्वज करते आए उसको लेकर इस कार्यशाला का आयोजन है। उसमें तमाम एक्सपर्ट वो लोग मौजूद रहेंगे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करते हैं। जो गौ आधारित खेती होती है, कह सकते हैं कि गाय के गोबर से जो खाद बनाकर खेती की जाती है उस पर आधारित ये कार्यशाला है। कहीं ना कहीं जब गाय के गोबर से खेती की जाती है तो उसकी उपज दोगुनी हो जाती है और साथ ही साथ जो केमिकल का प्रयोग आजकल हम देख रहे हैं तमाम किसान कर रहे हैं, उस केमिकल का प्रयोग भी बंद हो जाएगा, जिससे हमको स्वस्थ सब्जियां, स्वस्थ अनाज मिलेगा। उस तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यशाला में पहुंचेंगे, जहां पर वो किसानों से भी बातचीत करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, ताकि वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करें और अपनी आय को दोगुना करें। साथ ही साथ लोगों को बेहतर सब्जियां दे पाएं, स्वस्थ सब्जियां दे पाएं, बेहतर अनाज उनको उपलब्ध करा पाएं। उन तमाम चीज़ों को लेकर ये कार्यशाला है, क्योंकि आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरीके की खादें आ गई हैं। चाहे हम यूरिया की बात करें, डीएपी की बात करें, पोटास की बात कर लें, तरीके की खादों का इस्तेमाल अब सब्जी और अनाज की उपज के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज से अगर हम 30 साल 35 साल पहले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश भर में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे किसान हैं, वो उसी प्राकृतिक खेती को करते आए थे, जहां पर वो गाय का जो गोबर होता था उस गोबर को खेत में डालकर जो है अपनी उपज को दोगुना बनाते थे। जो फल होते थे वो फल बेहतर होते थे। लेकिन आज के समय में हम लगातार जो है इस तरीके की चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग ना हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर सिंचाई की विधियां पता चल सकें कि कैसे हम जो है गोबर के माध्यम से फलों में, पौधों में, अनाज के जो बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं उनमें कैसे हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। उन तमाम चीज़ों को लेकर कार्यशाला है। ठीक है नीलेश, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, इसके अलावा आज मिर्जापुर दौरा भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा उसमें राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहले उनकी मौजूदगी रहेगी। सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रहेगा, जहां पर खुद सीएम योगी पहुंचेंगे।
दोपहर के 1:05 पर लखनऊ से रवाना होने का उनका प्लान है। दोपहर 2:10 पर वो पुलिस लाइन मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। दोपहर 2:20 से 2:30 तक मां विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल धाम दर्शन पूजन उनका ये कार्यक्रम रहेगा। फिर 2:30 से 2:50 तक विंध्याचल धाम में ही जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे योगी। दोपहर 3 बजे से लेकर 3:45 तक जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ में उनकी बैठक रहेगी और दोपहर के 3:50 पर पुलिस लाइन मिर्जापुर से वो रवाना हो जाएंगे। फिर शाम 4:15 बजे से प्रयागराज एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ 4:30 से 4:45 तक सांसद विनोद सोनकर के स्वर्गवासी पिताजी को श्रद्धांजलि वो देंगे। शाम के 5 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट से वो रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मिर्जापुर और प्रयागराज उनका दौरा है। शाम 6 बजे लखनऊ वापस पहुंच जाएंगे वो। राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में पहले उनकी सहभागिता रहेगी। 10:30 बजे का कार्यक्रम है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद वो मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:05 पर यहाँ से रवानगी होगी और उसके बाद लगभग 4 बजे वो यहाँ से फिर मिर्जापुर से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे, प्रयागराज पहुँचेंगे। और इससे पहले 2:20 से लेकर 2:30 बजे तक मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। धाम में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण वो करेंगे कार्यों का। फिर बैठक है उन्हीं के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ में। अब नीलेश लगातार बने हमारे साथ में। नीलेश, सीएम योगी प्रयागराज भी पहुंचेंगे लेकिन उससे पहले मिर्जापुर बहुत खास है उनका पहुंचना। और आमतौर पर हम देख रहे हैं जहां जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या फिर जो भी उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं उन पर खास निगाहें रखते हैं योगी आदित्यनाथ। पूजा, बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे की हम बात करें तो मिर्जापुर और प्रयागराज का दौरा काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो बिंद कॉरिडोर का जो निर्माण का सपना प्रधानमंत्री ने देखा था उसको और ज़्यादा गति देने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर जाएंगे तो सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के मंदिर जाएंगे जहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक करेंगे कि कैसे मिर्जापुर में हम और ज़्यादा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनको धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है कि नहीं लागू किया जा रहा है। उसके अलावा बिंद कॉरिडोर का वो निरीक्षण करेंगे ताकि बिंद कॉरिडोर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया जा सके और उसको गति दी जा सके। उसके बाद उनका प्रयागराज का दौरा है जहां पर सांसद विनोद सोनकर के पिता का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। उनके घर जाएंगे, उनके जो फोटो पर वो श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, साथ ही साथ परिवार को सांत्वना भी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जब उनके पास दुख का पहाड़ होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके घर जाते हैं, परिवार के सदस्यों से मुलाकात करते हैं और साफ तौर पर भरोसा दिलाने का प्रयास किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ पूरी तरीके से हैं। चाहे वो दुख की घड़ी हो, उस दुख की घड़ी में भी पूरी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवारों के साथ खड़े नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम दोनों जिलों के दौरों की बात करें तो दोनों जिलों के जब दौरों पर रहेंगे, चाहे मिर्जापुर की बात करें, हम प्रयागराज की बात करें, तो वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रयागराज में कुछ दिन पहले बाढ़ के हालात बने थे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज में मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां की जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जिन इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई थी वहां वर्तमान समय में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, साथ ही साथ जनता को क्या सुविधाएं वहां पर और बड़े पैमाने पर दी जाएं ताकि उनको राहत मिल सके। उसके अलावा जो जलभराव की स्थिति बन रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या व्यवस्थाएं हो ताकि दोबारा से जो इलाके जलमय हो गए थे वो जलमय ना हो पाए। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर और प्रयागराज का महत्वपूर्ण दौरा है। चलिए ठीक है नीलेश, आपके पास वापस लौटेंगे। रामलाल साहनी संवाददाता मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। रामलाल साहनी, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लगभग 1 बजे वो रवाना हो जाएंगे लखनऊ से, ऐसे में उनके कार्यक्रमों को लेकर क्या तैयारियां हैं? मैडम, कल ही एडीजी जो वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था को उनके लिए कर दी गई है। आज 2:10 पर पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरेंगे, वहां से सीधे मां विंध्यवासिनी मंदिर पे आएंगे और मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन करेंगे। और दर्शन पूजन के उपरांत विंध्य कॉरिडोर जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, ये यहाँ पर निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। उसके उपरांत तो वहां से सीधे
मंडलायुक्त सभागार में जाएंगे और वहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विंध्य कॉरिडोर के निर्माणाधीन कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। वहां जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात है, उनके साथ भी बात है और अधिकारियों के साथ भी, उसमें क्या खास रहने वाला है? जी मैडम। रामलाल साहनी, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बैठक रहेगी, उसमें क्या कुछ खास रहेगा? हाँ, यही कार्य किस प्रकार की गति है और क्या कमी है विंध्य कॉरिडोर में, जो कि अभी कई अमित शाह जी ने 1 साल हो गया है भूमि पूजन करने के बाद भी अभी तक विंध्य कॉरिडोर का कार्य अभी तक अपने रूप नहीं ले पा रहा है। तो इसको लेकर के बाकायदे अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से जो भी कमी रहेगी उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया रामलाल आपका। नीलेश आपके पास वापस लौटेंगे। खबर लखनऊ से ही है। सीएम योगी ने जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली से जनहानि पर शोक जताया। पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है। देखिए, लगातार हो रही बारिश ने वाकई लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। ये बारिश अब आफत लोगों के लिए बन रही है। कहीं पर लोगों के मवेशी इसी भारी बारिश के चलते मर रहे हैं, तो कहीं पर लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि देने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, ये भी वो कह रहे हैं। आपको याद होगा कि लखनऊ में भी पहले दीवार गिरी और वहां पर लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा आप पूरे प्रदेश भर की बात करते हैं, दर्जन भर लोगों की जान जा चुकी है इसी बारिश के कारण। कहीं पर लोगों के घर गिर रहे हैं, कहीं दीवार तो कहीं पर छत गिर रही है। और नीलेश हमारे साथ हैं। नीलेश, बारिश से जो आफत बढ़ी है, लोगों को जो नुकसान हो रहा है, जन हानि जो हो रही है, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट तौर पर क्या निर्देश अधिकारियों को? पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों को, आम जनता को अनुमान था कि बारिश का जब मौसम शुरू होगा तो उस समय भीषण बारिश होगी और जिससे किसानों को फायदा मिलेगा और आम जनता को भी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन बरसात का मौसम निकल गया। उस दौरान देखा गया कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जो पूरी तरीके से सूखे से ग्रसित हो गए। लेकिन बरसात का मौसम जब जैसे जैसे खत्म होने की कगार पर आ रहा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण बारिश और बिजली गिरने से कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। उन्हीं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने से लोग घायल हुए हैं, उनको समुचित उपचार दिया जाए। साथ ही साथ आकाशीय बिजली से जिन लोगों की मौत हुई, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। जिन जिलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, वहां के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि वो उन परिवारों से मिलें और उन परिवारों की मदद के लिए तत्काल जो है शासन प्रशासन तैयार रहेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस तरीके की जब प्राकृतिक आपदाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं तो खुद वो ऐसे परिवारों से, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो, उनसे बातचीत करते हैं, जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हैं। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित करते हैं कि इन घटनाओं में घायल जो लोग हैं उनका इलाज निःशुल्क किया जाए, उनके इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। अगर कोताही बरती जाएगी तो ऐसे अधिकारी और डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम लोगों, उन तमाम परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं जिन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से अपने लोगों को खोया है, जिनकी जान चली गई है। ऐसे में उन परिवारों को राहत देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया नीलेश। आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस बीच खबर नोएडा से है। नोएडा में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत मामले में नोएडा अथॉरिटी का ठेकेदार सुंदर यादव लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार हुआ। नोएडा के फिल्म सिटी मोड़ से करीब 4 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदार से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। देखिए, यही सुंदर है जिसको टेंडर दिया गया था। नोएडा में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत मामले में अब सुंदर की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा अथॉरिटी का ठेकेदार सुंदर यादव लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार हुआ है। नोएडा के फिल्म सिटी मोड़ से करीब 4 बजे इसकी गिरफ्तारी हुई है। ठेकेदार से पूछताछ के बाद आगे की जो कार्रवाई में जुटी है पुलिस। आपको याद होगा, जहां पर ड्रेनेज के काम के दौरान में ही 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा था कि कैसे अथॉरिटी और ठेकेदार की सांठगांठ लोगों की जान ले लेती है। नोएडा की फिल्म सिटी मोड़ से करीब 4 बजे इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ठेकेदार से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। नोएडा में दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत मामले में सुंदर की गिरफ्तारी हो चुकी है।
नोएडा अथॉरिटी का ठेकेदार सुंदर यादव लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार। देखिए, किसी भी नॉर्म्स का यहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, जिस कारण से उन 4 मजदूरों की जान चली गई। बागपत से खबर है, अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हादसा हुआ। जलती चिता पर लेंटर का मलबा टूटकर गिर गया। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। ग्रामीणों में रोष, ठेकेदार के खिलाफ जांच, कार्रवाई की मांग। शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। सिंघावली अहीर के हजूराबाद गढ़ी का मामला है। शमशान घाट पर एक तरफ जहां चिता जलाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ और लोग भी वहीं पर मर सकते थे। गनीमत रही कि वो लोग बच गए। यहां देखिए, शमशान घाट पर लेंटर गिरने से और भी लोग दब जाते और बड़ा हादसा हो सकता था। शमशान घाट में किया जा रहा था अंतिम संस्कार, जिस दौरान में लेंटर गिरने के कारण यहां और भी लोगों की जान जा सकती थी। अब लोग जो यहां पर मौजूद थे वो जांच की मांग कर रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण से उनकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा था उस दौरान। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।